नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कहानी उसके कर्ज के चरित्र को समझे बगैर अधूरी है। वहां आर्थिक चुनौती का दौर अगस्त 1947 में उसके अस्तित्व में आने के बाद से ही शुरू हो गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली और उससे अलग होकर पाकिस्तान बना। अलग देश बनते ही उसे वित्तीय सहायता लेनी पड़ी थी। पाकिस्तान आखिर इस तरह के कर्ज में कैसे आ गया, इसकी तह तक जाने के लिए वहां के नीतिगत हस्तक्षेपों को गहराई से समझने की जरूरत है, जिसने देश को कर्ज के इस रास्ते में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही इस बात की जांच भी जरूरी है कि कैसे कुछ समूहों ने अपने चंद स्वार्थों को बचाने के लिए देश को कर्ज की खाई में धकेल दिया। साल 1947 में बंटवारे के वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था के हाल बेहाल देश थे। पाकिस्तान को औपनिवेशिक भारत से राजस्व के तौर पर 17% और उसकी सेना का लगभग 33% हिस्सा विरासत में मिला था। यही विरासत पाकिस्तान की आने वाली कई सरकारों के लिए बजट की प्राथमिकताओं का आधार बनी। उस दौरान अर्थव्यवस्था के मामले में पाक और भारत के कुछ अनुभव भले ही एक से रहे हों, लेकिन साल 1958 में पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यक्रम में जाने के बाद से पाक कर्ज के जाल से बाहर नहीं आ पाया। मौजूदा वक्त में लगातार बिगड़ते आर्थिक हालातों की वजह से पाकिस्तान एक बार फिर खस्ताहाली में पहुंच चुका है। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुलासा किया था कि सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी है। इस वजह से केवल 4 से 5 हफ्तों के ही आयात खर्च निकाला जा सकता है। सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में महज $7 बिलियन ही बच गए हैं। यहाँ के प्राइवेट बैंकों में जमा डॉलर को जोड़ने के बाद भी ये $12.5 बिलियन तक ही पहुँच रहे हैं। ये एक मसला ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, बल्कि देश के अंदर चल रही राजनीतिक उठापटक भी इसे नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि दम तोड़ती पाक अर्थव्यवस्था को संभालने में चीन, सऊदी अरब और यूएई लगातार मदद का हाथ बढ़ाते रहे हैं। लेकिन इस तरह के हालातों में पाकिस्तान की गाड़ी कहाँ तक खिंच पाएगी, ये खुद में ही एक सवाल है। ऐसे हालातों में पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है या नहीं, इस हालिया बहस में पड़ने से पहले इस देश के मौजूदा कर्ज पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। इस बात को समझा जाना बेहद ही ज़रूरी है कि वक्त के साथ इतना अधिक कर्ज आखिर जमा कैसे हो गया। दरअसल IMF अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली और दुनिया के आर्थिक विकास की निगरानी करता है। वो इस क्षेत्र में जोखिमों की पहचान कर विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए नीतियों की सिफारिश करता है। ये फंड अपने 190 सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की नियमित जाँच भी करता है। पाकिस्तान भी इसके दायरे में है और आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान कुल 22 IMF कार्यक्रमों के साथ हमेशा से ही इस बहुपक्षीय उधार देने वाले फंड की छाया में रहा है। इसके उलट भारत 7 बार तो बांग्लादेश 10 मौकों पर ही IMF के पास उधार के लिए गया, जबकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अब बाहरी कर्ज पर निर्भर नहीं है। अभी भी आर्थिक विकास और बाहरी से लिए गए कर्ज के बीच बेहद खराब रिश्ता है। बाहर से उधार लेने पर आर्थिक विकास पर स्वाभाविक तौर पर असर पड़ता है। ये पाकिस्तान जैसे देश के लिए परेशानी वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से बाहरी कर्ज पर निर्भर रहता है। बीते 75 साल में जमा हुए कर्ज के पैटर्न में डूबे बगैर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ट्रैक को नहीं समझा जा सकता। इन वर्षों में पाकिस्तान अक्सर कई बार मुसीबतों के नज़दीक पहुंचा है। इस दौरान उसे राजकोषीय असंतुलन और भुगतान संतुलन पर भारी दबाव का सामना करना पड़ा है। बार बार IMF ने आगे का नुकसान होने से रोकने के लिए उसकी मदद की है। पाकिस्तान ने इस मदद का इस्तेमाल कम वक्त के लिए देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए किया। इसके लिए उसने परंपरागत आर्थिक मजबूती देने वाले तरीकों को अपनाया, जैसे कि केवल कम वक्त के लिए ही पाकिस्तान देश की आर्थिक व्यवस्था को स्थिर कर पाता है। इस वजह से यहाँ आर्थिक संकट बार बार आता है और इनका असर भी लंबे वक्त तक बना रहता है। यही वजह है कि यहाँ लंबे वक्त से ऐसी चुनौतियाँ हमेशा बनी रही जो पूरे देश के आर्थिक विकास पर असर डालती है। हालांकि वो भी एक दौर था जब शुरुआत में भारत पाकिस्तान से बिछड़ गया था और 1980 के दशक किसी वक्त में पाकिस्तान का आर्थिक विकास भारत से अधिक हो गया था। लेकिन भारत के 1990 के आर्थिक सुधारों ने इसे लगातार विकास के सही रास्ते पर ला खड़ा किया, तो वहीं पाकिस्तान अपने आर्थिक सफ़र में उठता गिरता रहा।